तो वृत्तीय कक्षा में घूमते उपग्रह की कुल ऊर्जा, यही पढ़ना है ना। तो उपग्रह बता दिए थे। उपग्रह क्या होता है? जो ऐसे पिंड, आकाशीय पिंड जो क्या करें, किसी ग्रह का चक्कर लगाएं, उसे क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। अब उपग्रह में हम कह रहे हैं कि कुल ऊर्जा कितनी होती है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिला करके उस उपग्रह की क्या होगी? कुल ऊर्जा होगी। समझ में आ रही बात ना? तो स्थितिज ऊर्जा हम निकाले थे, यानी कि जो ऊर्जा होती है किसी कोई अगर ग्रह है, कोई पिंड है जो किसी ग्रह से अनंत दूरी पर है और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? और उसके बाद हमें क्या निकालना? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं पहले से, और गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? कुल ऊर्जा मिल जाएगी। समझ में आ रही बात ना? तो इसे हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हो जाएगी, लिख लो, पहले हेडिंग डाले थे कि नहीं? वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो लिखना ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते, ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए उपग्रह में गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। गतिज तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है। तो अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। लिख लो। समझ में आ गई बात ना? और अगर हम गतिज ऊर्जा को हम K से माने और स्थितिज ऊर्जा को U से, तो आपका E बराबर हो जाएगा, कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगा K प्लस U। K प्लस U। K पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है और U जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और उसके बाद अब देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv², यानी हाफ mv²। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², जहाँ m है उस कण का द्रव्यमान और v क्या होता है? उसका वेग होता है। तो k = गतिज ऊर्जा बराबर होता है, k = क्या होता है? 1/2 mv² होता है। इसको लिख लो। और उसके बाद लिखना उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r होता है ना। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r। यानी अभिकेंद्र बल क्या होता है? जैसे मान लो हम किसी कण को, किसी टुकड़े को, हम पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांध कर घुमाएं तो हमारे हाथ जो बल अनुभव करता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और ये अभिकेंद्र बल आता कहाँ से है? गुरुत्वाकर्षण से। कहाँ से आता है? गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि उसमें तो रस्सी कोई लगी नहीं उपग्रह में। ठीक है ना? कौन खींच रहा है? पृथ्वी खींच रही है। और पृथ्वी खींच रही है तो पृथ्वी किस बल से खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है ना। तो यही अभिकेंद्र बल ही क्या हो जाएगा? आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r होता है। और अभिकेंद्र बल क्या होता है? G/m/e/m क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको काटना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पावर इसकी है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? 2 है, और दोनों डिनोमिनेटर में है तो हम 1 का पावर काट सकते हैं ना। तो देखो ये कट जाएगा, इसकी 1 पावर हट जाएगी। और यहाँ पे देखो यम है, यहाँ पर भी यम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v² = Gme/r। यही आ गया ना। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें,
अब यम यम नहीं काटना चाहिए था। चलो अच्छा लिखो, यहाँ तक लिखो, इसको यम नहीं काटना चाहिए। चलो देखो, अगर हम इसको अगर वी नाट कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। यानी ये क्या है आपका v0 कच्ची वेग है, जिस वेग से उपग्रह गति करता है वही क्या होता है, कच्ची वेग होता है ना। तो देखो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ से यम ना काटें तो यहाँ पे फिर से यम लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से यम लिख सकते हैं। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 यम वी नाट स्क्वायर इज इक्वल टू जी यम ई यम बाई क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें करना कुछ भी करना है। तो यही क्या है आपका, ये क्या है बताओ, ये 1/2 यम वी स्क्वायर क्या है, ये गतिज ऊर्जा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये कर दें कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक चक्कर लगा रहा है, जो उपग्रह है पृथ्वी के बहुत नज़दीक चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, आर केंद्र से उपग्रह की दूरी होती है। आर क्या होता है, केंद्र से उपग्रह की दूरी होती है, और केंद्र से उपग्रह की दूरी क्या कर सकते हैं हम, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई और प्लस एच, यानी पृथ्वी के पृष्ठ से सरफेस से उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है, एच होती है। तो अगर ये लगभग यानी कि अगर पृथ्वी के बहुत समीप है तो ऊंचाई एच क्या हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी, यानी बहुत कम है। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, लगभग आर ई के हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आर जो लिखा है यहाँ पे आर ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 1/2 जी यम ई यम बाई क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, अब यही हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा यही है ना, 1/2 यम वी स्क्वायर पहले शुरू में बता दिए थे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा के लिख सकते हैं ना इसको, यानी कि यही क्या है आपका के है, यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या हो गया 1/2 जी एम ई एम बाई आर ई, ठीक है ना। लिख लो यहाँ तक। इसको मिटा दें, हाँ चलो ठीक है। हो गया। थोड़ा तेज काम किया करो। हो गया ना। तो बताओ के इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 जी एम ई एम बाई आर ई, यही आया है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हम बताए थे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वही उसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वही क्या होता है यू, तो यू इक्वल टू हम बताए थे माइनस जी एम ई एम बाई आर, माइनस जी एम ई एम बाई आर, ये शुरू में बताए थे। तो यानी कि यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा आर ई आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही समीकरण नंबर 1 क्या बताए थे, कुल ऊर्जा बराबर क्या बताए थे, के प्लस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है। अब इसके बाद यानी यहाँ हम कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी, कुल ऊर्जा को क्या हम किससे हम प्रदर्शित किए थे, ई से। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे के प्लस यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई इक्वल टू हो जाएगा के क्या है आपका 1/2 जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा आर ई, और यू क्या है प्लस माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, यही है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2 जी एम ई एम, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा आर ई हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 1/2 को डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब इसका दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम आएगा 2r ई एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2r ई एलसीएम आ जाएगा तो 1 बार जाएगा यहाँ पे जी एम ई एम बचा, और माइनस यहाँ पे क्या कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जी एम ई एम हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम ई एम बचेगा, तो माइनस जी एम ई एम बाई क्या हो जाएगा
2RE हो जाएगा। और यही क्या है आपकी कुल ऊर्जा है। क्या है? कुल ऊर्जा है। यानी कि किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? -GME/m/2RE। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? लिख डालो। मजा आया कि नहीं? देखिए अगर समन्वय संख्या 2 है तो यहाँ पर संख्या क्या होगा? होगी। अगर समन्वय संख्या 4 है तो संख्या क्या होगा? हो गया? चलो अब यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का है ना, ठीक है ना। यानी कि कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक। यानी कि किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास कोई पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है। और पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है इसीलिए वो एक बंद वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, वो अपना वृत्ताकार पथ नहीं छोड़ता। यानी कि वो ऊपर या आगे, यानी आगे आपका यानी अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जा सकता। वो समझ में आ रही बात ना? अगर उसको अपनी कक्षा को छोड़कर जाना है तो उसके पास कुछ प्लस ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तो वो जा सकता है। अगर उसके पास ऊर्जा की कमी है यानी माइनस में है तो कहाँ से आपका अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात ना? ये माइनस से निष्कर्ष निकलता है। तो आप लोग लिखना इसके नीचे, इस प्रकार उपग्रह की कुल ऊर्जा, इस प्रकार उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इस प्रकार उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, जिसका अर्थ यह है कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हो गया? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक उपग्रह की गतिज ऊर्जा कितनी, कुल ऊर्जा कितनी होती है बताओ? -GME/2RE। क्या होती है? भूल जाते हो इतनी जल्दी? हाँ, समझ में आ गई बात ना? तो किसी उपग्रह के, अगर कोई उपग्रह है जो किसी ग्रह के बहुत नज़दीक चक्कर लगा रहा है तो उसके पास कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है? -GME/2RE। और उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? -GME/RE। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 GME/RE होती है ना? क्या होती है? 1/2 GME/RE। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? -GME/RE/2RE। और कुल ऊर्जा क्या होती है? -GME/, उसमें भी 2RE होता है। स्थितिज ऊर्जा में कहाँ होता है? हाँ, स्थितिज ऊर्जा में 2 नहीं होता है, ठीक है ना? तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? -GME/RE। और आपका कुल ऊर्जा क्या होती है? -GME/2RE। समझ में आ गई बात ना? इसका मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब हेडिंग डालो, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा। हो गया? अब देखो, जैसे अभी तक हम क्या किए कि किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा निकाल लिए,
कितनी होती है? -GMEM/2RE इतनी होती है। अगर पृथ्वी के पास अगर कोई चक्कर लगा रहा है कोई उपग्रह, तो उसकी ऊर्जा -GMEM/2RE होती है। अब यहाँ पे हम क्या एडिंग डाल दिए हैं? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो मान लो कोई उपग्रह है, कोई ग्रह है, कोई ये ग्रह हो गया और ग्रह के चारों ओर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। अब इसके पास ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -GMEM/2RE हो जाएगी। ये उसके पास कुल ऊर्जा है। अब अगर हम क्या करें कि इस उपग्रह को इतनी ऊर्जा दे दे कि ये इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से छोड़कर अनंत में चला जाए, यानी कि बहुत दूर चला जाए, तो जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वही होती है उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा। क्या होती है? बंधन ऊर्जा। यानी कि यदि कोई उपग्रह जो किसी ग्रह का कोई चक्कर लगा रहा है, कोई उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है, तो उसको इतनी ऊर्जा दे दे कि वो अपनी कक्षा छोड़कर अनंत में चला जाए, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यदि कोई उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको इतनी ऊर्जा दे दे कि वह उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा किसको दी जाती है? उपग्रह को। किसको दी जाती है? उपग्रह को दी जाती है। किस लिए दी जाती है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के छोड़कर बाहर जाने के लिए। किसके लिए? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाने के लिए किसको दी जाती है? उपग्रह को दी जाती है। और यह ऊर्जा क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गई बात ना? तो बंधन ऊर्जा किसको दी जाती है? उपग्रह को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही क्या होती है? बंधन ऊर्जा होती है। किसकी बंधन ऊर्जा होती है? उपग्रह की बंधन ऊर्जा होती है। अब हम बताए थे किसी उपग्रह के अगर कोई कण जो है, कोई पिंड है, वो गुरुत्वाकर्षण के बाहर अनंत में है, तो उसकी ऊर्जा हम 0 मानते हैं। यानी कि उसके पास ऊर्जा कितनी है? 0 है। तो यानी कि यहाँ पे अभी इसके पास ऊर्जा कितनी है? यहाँ पे -GMEM/2RE है। कितनी ऊर्जा इसके पास है? -GMEM/2RE। तो अगर इसके पास 0 ऊर्जा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो यही ऊर्जा यानी ये ऊर्जा जो है इसको हम क्या कर दें? 0 कर दें। क्या कर दें? 0 कर दें। तो वही ऊर्जा क्या हो जाएगी? बंधन ऊर्जा। और वही ऊर्जा पा करके वो कहाँ चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब जैसे ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है, तो ये इसका मान लो कि क्षेत्र है, इससे बाहर इसका कोई क्षेत्र नहीं है। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो इसको यानी इसकी ऊर्जा यहाँ, इस उपग्रह की ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस उपग्रह की ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो अभी तो इसके पास कितनी है? -GMEM/2RE। तो इसको 0 करना है। 0 करना है तो अब क्या हो जाएगी? यहाँ पे अनंत पे चला जाएगा। तो 0 करने के लिए क्या करें? अगर इतना ही और एनर्जी इसमें जोड़ दे प्लस में, ये माइनस है और प्लस में जोड़ दें, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाए। अच्छा, माइनस हो जाएगा प्लस में। देखो यहाँ पे -GMEM क्या है? 2RE है ना? अब अगर हम इसमें इतनी ही ऊर्जा जोड़ दें +GMEM/2RE, तो ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे ना? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इसके पास कितनी ऊर्जा है अभी? -GMEM/2RE है। और कितनी दे दें? GMEM/2RE दे दें, तो इसके पास ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 0 ऊर्जा पे यानी इसका मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा। और यही ऊर्जा क्या कहलाएगी इस उपग्रह के लिए? बंधन ऊर्जा। क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। समझ में आया? तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? GMEM/2RE। और इसके पास कितनी है? कितनी देनी पड़ जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? समझ में आ गया? चलो तब लिखो। अब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए
किसी पिंड अथवा उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। पलायन मतलब यही होता है कि अपना छोड़ करके अनंत में चला जाना, ठीक है ना। पलायन का मतलब यही होता है। अब दूसरी परिभाषा लिख लो, अथवा करके लिख लेना। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करते ही उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर अनंत में चला जाए उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। घंटा लग गया क्या? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम से बढ़िया से याद भी हो गया ना? हाँ चलो अच्छी बात है। तो उपग्रह के पास कितनी ऊर्जा कुल होती है? कितनी होती है? और हमें अगर इसे आपका क्या करना है, बंधन ऊर्जा देनी है, यानी कि इसको अनंत में भेज देना है, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? और यही क्या कहलाएगी? क्या हो जाएगी? और उसके बाद बंधन ऊर्जा दे देंगे तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? चलो ठीक है, तो आगे की कहानी कल।